नस्तो नाबूद कर देगी उसकी। कि इस ब्लॉग में हम बात करेंगे इंडियन मीडिया के हवाले से कि किस तरह वो बेलगाम हुआ है और पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ वो जहर उगलता जा रहा है और एक ऐसा समा उन्होंने क्रिएट किया हुआ है कि जिस तरह कोई जंग का समा है और हर तरफ आग और खून के दरिया जो है वो बहने जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अगर साबिक जनरलों को सुने या फिर उनके मीडिया जो एंकर हैं वो ऐसे, और फिर उनकी इवन के उनकी आवाम को भी अगर सुने, आवाम तो खैर जज्बाती होते ही होते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल मीडिया के अंदर जो लोग बैठते हैं या मीडिया के ऊपर जो लोग बैठ के बात करते हैं वो बड़े ढंग के साथ, तरीके और सलीके के साथ बात करते हैं। और मैं ये अगर ये कंपेयर अगर मैं करना चाहूँ और या कंपैरिजन अगर करना चाहूँ तो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करता है। इवन जो दफाई हमारे तजज़ियाकार हैं वो भी एक बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जो है वो बातचीत करते हैं। उनका जो जनरल बख्शी है वो इतने रूट बिहेवियर के अंदर और ऐसा जैसे हमेशा जनाब उसका मतलब जैसे चीखता और चिल्लाता है और एक ऐसा वो शो करते हैं जनाब के जैसे कोई जो है ना वो आगे जिस तरह उसने कहा था कि जो दोपहर की चाय है वो हम लाहौर चल के पियेंगे, तो इसी तरह वो इस समझ बैठे हुए हैं कि आगे चल के जो है ना उनको हर चीज़ जो है वो प्लेट के अंदर मिलेगी और वो जनाब खा पी के चले जाएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस हवाले से कश्मीरी रहनुमा फारूक अब्दुल्ला ने वहाँ पे जो है ना वो एक इंटरव्यू में उनसे बार बार कह रहे थे जी कि हम जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हम ये हमला करें, हम ये करें, हम वो करें। तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। उसने कहा कि आप कश्मीरी से कब पूछ के आप हमने हमला करना है, या हमसे पहले कब आपने पूछा, या अब कब आपने पूछना है। लेकिन बहरहाल ये बात आप याद रखें कि आप अगर उनके ऊपर हमला करते हैं तो ये बात याद रखनी है कि उनके पास भी एटम बम है। दूसरी बात जो इस विलाग के अंदर जो कहनी थी वो ये कि ये जितना भी ये मामलात जो चल रहे हैं, इंडिया ने जो अपने पत्ते थे वो सारे के सारे शो कर दिए और उनमें सबसे जो बड़ा पत्ता था वो इंडिया के पास वो था सिंतास मंसूबा, कि उसने दरियाओं का पानी जो है वो रोकना है। अब दरियाओं का पानी जो है वो रोकना इतना आसान नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने भी कुछ इकदाम किए हैं, उसका जवाब दिया है, फ़ज़ाई हदूद बंद किया जो सबसे बड़ा एक इकदाम है। लेकिन उससे भी बड़ा अगर करना चाहें तो वो जो शिमला माहदा है वो उसको तोड़ सकते हैं अगर वो मतलब ये कि करना चाहें। लेकिन यह है कि बहरहाल जो पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये कि जंग बज़ाहिर लग नहीं रही है। इंडिया और पाकिस्तान के जो दोनों जो साइड के ऊपर जो हुक्मरान हैं या जो उनके कर्ता धर्ता हैं वो बहरहाल इस बात इस बात के ऊपर बिल्कुल जो है वो एग्रीड हैं और उनका एक आपस में जो है कंसेंसस डेवलप हुआ है कि वो कम अज कम ये है कि वो किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले जो जंगें लड़ी हैं और उसमें उन्होंने देखा है कि नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि वो कश्मीर का जो बॉर्डर है उसको दोबारा इंगेज करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक किस्म का साइन है। ये आप वीडियो मेरे सामने देख सकते हैं, मेरे साथ में देख सकते हैं कि कश्मीर के कुछ बॉर्डर के ऊपर इन्होंने फायरिंग भी की है, बॉर्डर खोला भी है दोबारा, और जो अतराफ के अंदर जो है वो फायरिंग हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी फायरिंग करती है, जाहिर बात है उस तरफ भी जो है वो कश्मीरी मुसलमान बसते हैं, उनके घर बार उजड़ते हैं। और मैं तकरीबन सारी पट्टी के ऊपर जो है मैं तकरीबन मैंने सफर किया हुआ है, तो इस सारी पट्टी के ऊपर जो दोनों अतराफ में रहने वाले लोग हैं वो इंतहाई पसमानदगी की जिंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जब से ये सीज फायर लाइन हुई थी तो नीलम खासतौर पे इस हवाले से जो है वहां पे डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है, हवेली में टूरिज्म जाना शुरू हुआ है, थोड़ी डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है। मगर अब चूंकि जिस तरह का सिनेरियो डेवलप किया जा रहा है, जिस तरह के मामलात दोबारा वो किए जा रहे हैं, तो जो बॉर्डर के ऊपर रहने वाले लोग हैं या जो हमारे इन कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहने वाले हैं उनकी लाइफ जो है, उनकी जिंदगी एक दफा फिर अजीरन बन जाएगी। बाकी जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के फोन अपने हाथों में लेके और आग और खून के दरिया बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैं उनसे सिर्फ ये इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ उन लोगों से जाके पूछें जो कि गोलियों के साए के अंदर जो है वो रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हैं और अपने मुस्तकबिल के सुनहरी ख्वाब देखते हैं और अपने घर बार जो है वो आबाद करते हैं, उनको बनाते हैं। वो ये आप जाके देखें मदारपुर के अंदर, तत्तापानी के अंदर, या फिर मंडोल वाली साइड के ऊपर, या फिर आप हजीरा वाली साइड के ऊपर,
یا پھر اگر آپ چلے جائیں نیلم والی سائڈ کے اوپر، وہاں پہ جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو دن آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ ان لوگوں کی لائف کتنی مشکل ہے اور کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال جو کشمیری ہیں ان کو ایک ٹھوس موقف اختیار کرنا چاہیے، اور یہ جو دونوں ملکوں کے درمیان کی جو لڑائی ہے، اس لڑائی کو کشمیر کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کے معاملات ہیں، پاکستان اور انڈیا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات ہمارے جو ہیں یہ حل نہیں ہو سکتے ہیں، تو پھر وہ ان کو ایک دوسرے کے بارڈر بھی جو ہے وہ کھولنے چاہیے اور ایک دوسرے کو بھی انگیج کرنا چاہیے، اور ان بارڈر کے اوپر بھی ان کو انگیج کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک بات ہے کہ ہر بار صرف کشمیری عوام کو آپ اگر صرف ان کو ہی انگیج کریں گے اور وہیں پہ اگر آپ نے جنگ مسلط کرنی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ملکوں کی طرف سے بہت بڑی ناانصافی ہے۔ دونوں ایٹمی پاورز ہیں اور اس مسئلے کا ابھی تک وہ حل نہیں نکال رہی ہیں، اور میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں بطور کشمیری کہ ہم لوگ انسان ہیں، اور اس صدی کے اندر ہم لوگ ابھی بھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغیر شناخت کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کشمیریوں کا کوئی تشخص نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں ہے۔ اور جس طرح غیر ریاستی ہمیں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک متنازع علاقے کے اندر رہ رہے ہیں، تو اس متنازع علاقے کو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کہ پاکستانی عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اسی طرح اگر پاکستان کے حکمران بھی اگر قربانیاں دیں اور ایک ٹھوس موقف اختیار کریں، تو کشمیر کا مسئلہ بہرحال حل ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی آر اور پار ہو سکتا ہے، کوئی ایک چیز سامنے آ سکتی ہے تاکہ پار کشمیر والے جو ہیں وہ بھی سکھی رہ سکیں، اس طرف والے جو کشمیری ہیں وہ بھی سکھی رہ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور جنگ جہاں پہ بھی لگتی ہے وہاں پہ خون گرتا ہے، انسان مرتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، اور وہاں پہ ترقی کا پہیہ رک جاتا ہے، پسماندگی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ہیں، عراق کی مثال ہے، شام کی مثال ہے، لبنان کی مثال ہے، یہ سارے کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جس طرح یورپ کا ایک کنٹری ہے، اس کے مثال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح مثال کے طور پہ جہاں پہ جنگ لگتی ہے تو جو شروع میں کہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے ساتھ ہوتے ہیں، وہ زیادہ دیر کے لیے ساتھ نہیں چلتے ہیں، بعد میں جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، جینا بھی خود ہی پڑتا ہے اور مرنا بھی خود ہی پڑتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف کے جو میڈیا ہیں، پاکستان کا خاص طور پہ بہت اچھا ایک رسپانس دے رہا ہے اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ بات بھی کر رہا ہے، عوام کو بھی کنٹرول کر رہا ہے، ان کے جذبات کو بھی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے۔ لیکن جو انڈیا جس طرح سے کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی نان پروفیشنل قسم کا ایٹیچیوڈ ہے،